नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं मनोज बेनीवाल, आप सभी का स्वागत है भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र बड़ा ही आसान है समझने में। अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? नदियों का जाल। भारत की जो नदियां हैं उन्हें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो हमने अफवाह तंत्र को तीन भागों में भी डिवाइड किया है। तीन भागों के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। एक जिसे बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा बोला जाता है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा इसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय नदियां। तो एक तो देखो दोस्तों, इसे तीन भागों में बांटा गया अफवाह तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। फिर एक देखिए दोस्तों, इसे दो भागों में बांटा गया है। दो भाग। दो भाग आपके कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है अरब सागरीय नदियां, और दूसरा यहां पर हो जाता है बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसके इस साइड में जितनी भी जाने वाली नदियां हैं वो तो कहां जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। इसके इस साइड में जितनी भी नदियां आ रही हैं वो कहां पर जा रही है? अपनी अरब सागर में जा रही है। तो ये तो अरब सागरीय नदियां होंगी, और इस साइड में आने वाली है वो कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी की नदियां होंगी। तो दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों का आज पहला पार्ट क्लियर करेंगे। और पहले पार्ट में हमारा क्या रहेगा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। देखिए दोस्तों, अफवाह तंत्र की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है? एक होता है अफवाह, एक होता है नदी द्रोणी क्षेत्र, एक होता है दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र। पहले तो चार बातें समझा देता हूं। अफवाह देखिए, कोई भी नदी अपने निश्चित मार्ग से, अपने निश्चित मार्ग से अपना जल सागर या महासागर तक पहुंचाती है। कोई भी नदी अपना जल अपने निश्चित मार्ग से किसी सागर या महासागर तक पहुंचाती है। उसका जो बहाव क्षेत्र होता है, उसका बहाव क्षेत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। फिर अपवाह तंत्र की अगर बात करें, किसी प्रमुख नदी व उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदियों के समूह को
क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र बोला जाता है। जैसे कोई भी एक प्रमुख नदी है ये मान के चलते हैं, फिर इसकी सहायक नदियां दाईं साइड से भी मिलेंगी, बाईं साइड से भी मिलेंगी। अंततः ये नदी अपना जल किसी सागर या महासागर में गिरा देती है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है? किसी प्रमुख नदी व उसकी सहायक नदियों के समूह को तो क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र। अपवाह किसे कहा जाता है? कोई प्रमुख नदी अपने निश्चित मार्ग से अपना जल सागर या महासागर तक पहुंचाती है, उसे अपवाह बोला जाता है। फिर देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है इसके अंदर? नदी द्रोणी। नदी द्रोणी जहां से बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जहां से बड़ी नदियों का उद्गम होता है, तो जहां से बड़ी नदियां निकलती है यानी ग्लेशियरों से। ग्लेशियर को आप क्या बोलते हैं? हिमनद भी बोलते हैं। जो पर्वतों की चोटियों पर पाए जाते हैं, तो वहां जहां से बड़ी नदियां निकलती है, यानी बड़ी नदियों का मतलब बड़ी नदियां ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी क्षेत्र कहा जाता है। फिर एक होता है जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण देखो, जो राजस्थान में जैसे छोटी मोटी नदियां होती हैं, इधर उधर से नालियों से मिलकर आगे एक बड़ा समूह बन जाता है, तो जहां से छोटी नदियां जल ग्रहण करती है, जहां से छोटी नदियां जल ग्रहण करती है, उसे क्या बोला जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है। नदी द्रोणी याद रखेंगे, जहां से बड़ी नदियों का उद्गम होता है। जल ग्रहण क्षेत्र जहां से छोटी नदियां निकलती हैं, जो मौसमी नदियां होती हैं। और ये ऊपर वाली क्या होती है? नित्यवाही यानी 12 मासी नदियां होती है, प्रतिदिन बहने वाली नदियां होती है। आइए दोस्तों, देखते हैं हम सिंधु नदी। सबसे पहले जो हम नदी देखने जा रहे हैं, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां पढ़ रहे हैं हम आज। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में सबसे प्रमुख जो नदी है भारत की, वो कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी है। ये अरब सागर की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसका मैं प्रवाह क्षेत्र बता देता हूं आपको कि इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस प्रकार से। तो सिंधु नदी देखिए दोस्तों इस प्रकार से प्रवाहित, ये सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और इस साइड में यहां पे क्या लगता है? अरब सागर लगता है, अरब सागर। तो कहां पर आकर समाप्त हो जाती है? अरब सागर में आकर समाप्त हो जाती है नदी। सिंधु नदी का सबसे पहले तो इसकी देखो मैं विशेषता बता देता हूं। सिंधु नदी का जो बात है, सिंधु नदी को वैदिक काल की अगर बात करें, तो वैदिक काल में भी इसका नाम क्या था? वैदिक काल में भी इसे किस नाम से जाना गया? सिंधु नदी के नाम से जाना गया। तो वैदिक काल में भी इस नदी को क्या कहा जाता था? सिंधु नदी कहा जाता था। जो आपके इतिहास में ऋग्वेद है, वेदों का वेद यानी ऋग्वेद जो सबसे बड़ा वेद है, जिसमें 10 मंडल है और 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है। नदी सूक्त के अंदर सप्त प्रदेश, सप्त प्रदेश का मतलब है ये वाला हिमालय के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसे उस दौरान किस नाम से जाना गया था? सप्त प्रदेश कहा गया था। सप्त प्रदेश किसके आसपास का क्षेत्र है? हिमालय के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सप्त प्रदेश। और सप्त प्रदेश की कितनी नदियों का उल्लेख है इसके अंदर? 7 नदियों का उल्लेख, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज नदियां, ये 7 नदी, 6 नदियां हो गई, और एक अपनी जो घग्गर नदी है अंत प्रवाह की नदी है। तो वैदिक काल में सिंधु नदी को क्या कहा गया? सिंधु नदी ये वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी थी। वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी। लेकिन अगर पवित्र नदी की बात की जाए तो पवित्र नदी उस समय हुआ करती थी सरस्वती नदी, जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं।
तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जो है ये अरब सागर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तों इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो ये अरब सागर की ओर बहने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इस नदी के उद्गम की अगर बात करें तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है? बोखर चू ग्लेशियर से होता है। तो इस नदी का उद्गम भारत से न होकर कहां से होता है? तिब्बत से होता है। और कौन से ग्लेशियर से? बोखर चू ग्लेशियर से होता है इस नदी का उद्गम। उसके बाद देखिए दोस्तों, तिब्बत में इसे सिंगी खवाब के नाम से जाना जाता है। सिंगी खवाब के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खवाब नदी के नाम से जाना जाता है। और सिंगी खवाब का अर्थ क्या होता है? शेर मुख आकृति वाली। शेर मुख आकृति वाली। तो बात कर रहे हैं दोस्तों सिंधु नदी की। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और फिर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और पाकिस्तान की जीवन रेखा भी इसी नदी को कहा जाता है। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा, पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है। 3 देशों में प्रवाहित होती है, लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1114 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत की तिब्बत के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इस नदी का भारत में जो प्रवेश होता है, भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से होता है? जोजिला दर्रे से होता है। जोजिला दर्रा दोस्तों आपका लद्दाख में है, जहां से सिंधु नदी का क्या होता है? भारत में प्रवेश होता है। तो सिंधु नदी का भारत में प्रवेश कौन से स्थान पे होता है दोस्तों? दमचोक नामक स्थान पर होता है। कौन से स्थान पर? दमचोक नामक स्थान पर इस नदी का भारत में क्या होता है? प्रवेश होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी के किनारे भारत में एक प्रमुख शहर भी है और उस शहर का नाम है लेह, जो अपने लद्दाख की राजधानी है लेह। वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर ये चोटी नंगा पर्वत के पास, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के पास यू टर्न लेकर यहां पर एक गार्ज बनाती है और उस गार्ज का नाम है बुंजी गारज। बुंजी गारज। और बुंजी गारज किन 2 श्रेणियों के मध्य है? तो दोस्तों ये वाली जो श्रेणी है, यहां से जाने वाली, इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। और ये वाली जाने वाली, यहां से जाने वाली जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। तो सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। फिर नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत है वो आपके पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है। इसी पर्वत के पास ये नदी बुंजी गारज का निर्माण करती है और बुंजी गारज की जो गहराई है वो कितनी है दोस्तों? 5200 मीटर गहराई। बुंजी गारज की गहराई कितनी है? 5200 मीटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहां पर चिल्लड़ नामक स्थान पर। तो पाकिस्तान में इस नदी का प्रवेश कौन से स्थान पे होता है? चिल्लड़, जो दर्दिस्तान के क्षेत्र में आता है, चिल्लड़ नामक स्थान पर इस नदी का प्रवेश होता है। उसके बाद पाकिस्तान में एक जगह है जिसे बोला जाता है पंचनंद। पंचनंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंचनंद, पंचनंद, पंचनंद किसे कहा जाता है? 5 नदियों का मिलन बिंदु। 5
नदियों का मिलन। 5 नदियों का मिलन क्या कहलाता है? पंचनद। और 3 नदियों का मिलन क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। जहां पर 5 नदियों का मिलन होता है वो पंचनद जगह कहां पे है? पाकिस्तान में है। फिर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में इस नदी पर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है लोयड बैराज, या इसे बोला जाता है सुकर बैराज। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है, वैसे नहरों का देश कहा भी किसे जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो लोयड बैराज या सुकर बैराज है, जो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? सिंधु नदी के ऊपर बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों, ये कराची के समीप ये नदी डेल्टा बनाने के बाद, कराची के समीप क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने के बाद ये नदी कहां पे समाप्त हो जाती है? अरब सागर में समाप्त हो जाती है। तो इस नदी का जो संगम होता है, समाप्ति स्थल को हम क्या बोलेंगे? संगम। तो इस नदी का जो संगम होता है वो कहां पे होता है? अरब सागर में होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी की हम जानकारी पूरी प्राप्त कर चुके हैं कि वैदिक नाम जो था इस नदी का वो क्या था? सिंधु नदी था। वैदिक काल की ये सबसे प्रमुख नदी हुआ करती थी। इस नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर यानी मानसरोवर झील के उत्तर में यहां पर आपकी बनी हुई है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के उत्तर में बोखरचू ग्लेशियर है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और भारत में इस नदी का जो प्रवेश होता है वो कौन से दर्रे से होता है? जोजिला दर्रे से इस नदी का भारत में प्रवेश दमचौक नामक स्थान पर होता है। उसके बाद इस नदी के किनारे जम्मू लद्दाख की राजधानी लेह है, इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर ये ऊपर की तरफ जाती है, पीओके का हिस्सा है ये वाला, पीओके में चली जाती है। फिर पाकिस्तान में चिल्लड़ नामक स्थान पर इस नदी का प्रवेश होता है। फिर 5 नदियों का संगम होता है जिसे पंचनद बोलते हैं, वो जगह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस नदी पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बनाई गई है जिसे हम क्या बोलते हैं? लोयड बैराज या फिर सुकर बैराज के नाम से उसे जाना जाता है। अंत में कराची के समीप डेल्टा बनाने के बाद अरब सागर में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो थी हमारी 1 नंबर की नदी। दूसरी नदी हम लेके चल रहे हैं इसी के सिंधु अपवा तंत्र की जो नदी है वो लेके चलेंगे हम झेलम नदी। ये दूसरी नदी है सिंधु अपवा तंत्र की, जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र तो अभी हमने देख लिया। ये तो हमारी कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं झेलम नदी। झेलम नदी का पहले मैं आपको बता देता हूं वैदिक नाम। वितिस्ता नदी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सप्त प्रदेश की 7 नदियों का जो उल्लेख है, तो ऋग्वेद में झेलम नदी को किस नाम से जाना गया है? तो वो है वितिस्ता नदी के नाम से जाना गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। कहां से होता है? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। शेषनाग झील। और शेषनाग झील दोस्तों कहां पे आ जाती है? जम्मू कश्मीर में आती है। ये भारत की केवल जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। उसके बाद जाकर पाकिस्तान में जाकर इस नदी का जो संगम होता है वो कौन सी नदी में हो जाता है? सिंधु नदी में हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, झेलम नदी का वैदिक नाम हमने देख लिया कि वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना गया? वितिस्ता नदी के नाम से जाना गया।
झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में दो झीलों का निर्माण करती है, और वो दो झीलें कौन कौन सी है? एक तो आपकी है वुल्लर झील, और दूसरी है दोस्तों आपकी डल झील। अब दोनों नदी झीलों की मैं आपको विशेषता भी बता देता हूं। जो आपकी वुल्लर झील है दोस्तों, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और किस प्रकार की झील है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील है। एक तो कृत्रिम झील होती है और एक प्राकृतिक झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? वुल्लर झील है। उसके बाद देखिए दोस्तों, डल झील की अगर विशेषता देखी जाए तो डल झील है वो सर्दियों में जमने के कारण प्रसिद्ध है। सर्दियों में जमने के कारण प्रसिद्ध है। जमने के कारण प्रसिद्ध। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे की अगर बात करें तो झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? अशोक मौर्य के द्वारा की गई थी। तो श्रीनगर शहर का जो संस्थापक है वो कौन है? अशोक मौर्य है। उसके बाद झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में दो परियोजनाएं बनाई गई। दो परियोजनाएं कौन कौन सी है? एक तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना बनी हुई है इसके ऊपर। दूसरी इसके ऊपर बनी हुई है उरी परियोजना, उरी परियोजना। ये दोनों परियोजनाओं का संबंध किस नदी से? ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना या उरी परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो इन दोनों परियोजनाओं का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से है। और दोनों परियोजनाएं हमारे किस केंद्र शासित प्रदेश में बनी हुई हैं? जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है पीओके, पीओके से ऊपर से निकलकर एक नदी आती है इस प्रकार से, ये नदी। और ये पीओके से निकलकर आने वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। और किशन गंगा नदी पर यहां पर एक परियोजना बनाई हुई है भारत के द्वारा जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। और किशन गंगा परियोजना है, देखो किशन गंगा नदी वैसे पीओके से निकल के आती है और इस पर परियोजना बनी हुई है। वो कौन से देश में बनी हुई है? भारत में बनी हुई है, जो भारत के अंदर हिस्सा आता है। तो ये परियोजना भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है। तो जम्मू कश्मीर की कौन सी परियोजना भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है? जो किशन गंगा परियोजना, वो किशन गंगा परियोजना झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा नदी पर बनी हुई है। और पाकिस्तान में किशन गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में आपकी किशन गंगा नदी को क्या बोलते हैं? नीलम नदी के नाम से इसे जाना जाता है। अंत में दोस्तों, अपनी जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान में जाने के बाद कौन सी नदी में मिल जाती है? संगम नदी में, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसका संगम कहां पे होता है? पाकिस्तान में जाने के बाद सिंधु नदी में होता है। आइए दोस्तों, सिंधु प्रवाह की अगली नदी देखते हैं। 3 नंबर की जो नदी है हमारे पास, उसकी अगर बात करें तो इसी प्रवाह की अगली जो नदी है वो कौन सी है? चिनाब नदी। 3 नंबर की चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी नदी।
चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या था? एस्किनी नदी कहा जाता था इसे। तो वैदिक काल में इस नदी को किस नाम से जाना गया था? एस्किनी नदी के नाम से जाना गया था। देखिए दोस्तों, झेलम नदी का एक उपनाम और भी है। झेलम नदी को यूनानियों के द्वारा क्या नाम दिया गया था? हाइडेस्पीच। देखिए दोस्तों, हाइडेस्पीच इस नदी को इन लोगों ने नाम क्यों दिया था? जो सिकंदर महान था, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, सिकंदर महान के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व में। और 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सिंध, ये वाला जो क्षेत्र है, सिंध का राजा हुआ करता था पोरस। पोरस के साथ एक युद्ध लड़ा था सिकंदर महान की सेना ने। उस युद्ध का नाम भी क्या है? हाइडेस्पीच का युद्ध बोला जाता है। जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध में आपके पोरस की हार हुई थी और सिकंदर महान की जीत हुई थी। इसलिए यूनानियों ने झेलम नदी का एक नाम और रखा था, हाइडेस्पीच नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया था? चिनाब नदी को वैदिक काल में कहा जाता था एस्किनी नदी। चिनाब नदी का एक उपनाम भी है दोस्तों। तो इस नदी का उपनाम क्या है? तो इस नदी का उपनाम की अगर बात करें दोस्तों, तो इस नदी का उपनाम है चंद्रभागा नदी भी बोला जाता है इसे। ये भी आपको बताया जाएगा कि इसका उपनाम चंद्रभागा नदी क्यों रखा गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार से। तो चिनाब नदी, यहां पर हमारा जो ये वाला स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश, यहां पर है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। तो ये जो अपनी नदी है, ये कहां से निकलेगी? बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। और यहां पर आने के बाद ये कौन सी नदी में मिल जाएगी? सिंधु नदी में मिल जाएगी। ये सिंधु थी और ये वाली हमारी झेलम नदी। ये दोस्तों कौन सी है? सिंधु नदी। ये वाली कौन सी है? झेलम नदी। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। अब देखिए दोस्तों, ये दो धाराओं के मिलने से बनती है। ये ऊपर वाली जो धारा है जिसका नाम है चंदर, और ये नीचे वाली जो धारा है इसका नाम है भागा। और ये दोनों धाराएं मिलने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपनाम चंद्रभागा नदी क्यों रखा गया है? क्योंकि ये दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक चंद्र और एक भागा नदी। चंद्र में भागा नदी दोनों मिलती है, उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों चली जाती है जम्मू कश्मीर में। ये वाला यहां पर जो हमारा स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और ये हमारा कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर कितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं? 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं। देखिए दोस्तों, 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। 3 परियोजनाएं आपकी, एक तो बगलिहार। बगलिहार विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में। दूसरी है दुलहस्ती विद्युत परियोजना। और तीसरी है दोस्तों सलाल विद्युत परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कितनी विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है? 3 परियोजनाएं। बगलिहार नाम सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी परियोजना भी यही है। सलाल नाम सबसे छोटा है तो सबसे छोटी विद्युत परियोजना भी यही है। और बीच वाली जो है वो कौन सी है? दुलहस्ती। तो ये नाम भी बीच वाला है। इसमें 4.5 अक्षर है, इसमें 5 अक्षर है और इसमें 3 है।
तो सबसे बड़ी जो परियोजना वो कौन सी है? बगलिहार। सबसे छोटी है वो कौन सी है? सलाल है दोस्तों। उसके बाद चिनाब नदी पाकिस्तान में जाने के बाद कौन सी नदी में मिल जाती है? तो इस नदी का जो संगम होता है, संगम कौन सी नदी में होता है? सिंधु नदी में हो जाता है। तो ये थी दोस्तों 3 नंबर की सिंधु नदी। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे इसी परवाह की अगली नदी देखे, सिंधु नदी तंत्र की, तो वो है अपनी सतलज नदी। सतलज नदी अपनी 4 नंबर की नदी है। तो देखिए दोस्तों, सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज नदी का भी वैदिक काल के ऋग्वेद में उल्लेख है। तो वैदिक नाम, इस नदी का जो वैदिक नाम है दोस्तों वो है शतुद्री नदी। क्या बोला जाता है इसे? शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में इस नदी को किस नाम से जाना गया? शतुद्री नदी के नाम से जाना गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र भी मैं आपको बता देता हूं कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार से है भारत। तो इस नदी का दोस्तों प्रवाह जो क्षेत्र है वो देखिए किस प्रकार का है। ये इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ऊपर वाली सिंधु नदी और नीचे वाली अपनी सतलज नदी है। सतलज नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत से निकलेगी और तिब्बत में कौन सी जगह से? राकसताल झील से। तो अपनी सतलज नदी का जो उद्गम होता है राकसताल झील से होता है। और राकसताल झील कहां पर है? तिब्बत में है। ये नदी भी 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और आपका इस साइड में पाकिस्तान। ये नदी भी कितने देशों में प्रवाहित होती है? 3, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। राकसताल झील से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश से होता है। और कौन से दर्रे से होता है दोस्तों? सिपकिल्ला दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से नदी भारत में प्रवेश करेगी? सिपकिल्ला दर्रे से इस नदी का भारत में प्रवेश होता है। और भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 2 राज्यों में, ये वाला हिमाचल प्रदेश और ये वाला दोस्तों पंजाब। तो भारत के कितने राज्यों में प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का? 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसमें दाईं ओर से एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है स्पीति नदी। स्पीति नदी। और स्पीति नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कुंजुम दर्रे से। स्पीति नदी का उद्गम कहां से होता है? कुंजुम दर्रे से होता है। कुंजुम दर्रा भी आपका किस स्टेट में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर ये नदी मिलने के बाद इस नदी पर यहां पर एक विद्युत परियोजना बनाई गई है, जिस विद्युत परियोजना का नाम है नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना। याद रखेंगे दोस्तों, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। कौन सी नदी से इसका संबंध है? सतलज नदी से इसका संबंध है। नाथपा झाकरी नदी पर बनाई गई, नदी पर बनी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। नदी पर बनी सबसे बड़ी जो विद्युत परियोजना वो कौन सी है भारत में? नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता कितनी है? तो इस विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। नदी पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना वो नाथपा झाकरी है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर यह नदी एक जलाशय का निर्माण करती है। जलाशय का निर्माण करती है, हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील।
गोविंद सागर झील। तो दोस्तों गोविंद सागर झील है वो सतलज नदी पर है। कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी एक तो थी प्राकृतिक झील, वो तो थी वुलर झील, और ये है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है दोस्तों? मानव के द्वारा निर्मित झील को तो क्या बोला जाता है? कृत्रिम, और प्रकृति की देन है उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक झील बोला जाता है। इस झील का नाम जो रखा गया था, नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नाम क्या रखा गया था? गोविंद सागर झील रखा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों इस नदी के ऊपर 2 डैम बनाए गए, बड़े डैम है। एक तो देखिए दोस्तों यहां पर आता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मध्य आता है। इस डैम का नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किन 2 राज्यों के मध्य बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य बना हुआ है। ना तो ये पूर्णतया हिमाचल प्रदेश में है और ना ही ये पूर्णतया पंजाब के अंदर है। अगर एक ही ऑप्शन में आपके पास पंजाब ए में है और हिमाचल प्रदेश बी में है, तो आपको टिक किसके ऊपर करना है? हिमाचल प्रदेश पर करना है, क्योंकि इस डैम का 80% जो हिस्सा है वो कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध की अगर बात करें तो दोस्तों इस बांध की जो ऊंचाई है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 226 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। इसी भाखड़ा बांध को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है चमत्कारी विराट वस्तु। चमत्कारी विराट वस्तु के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये नाम देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो चमत्कारी विराट वस्तु के नाम से किस डैम को जाना जाता है? भाखड़ा बांध को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसी नदी पर देखिए दोस्तों यहां पर एक और बांध बना हुआ जिसका नाम है नांगल बांध, और नांगल बांध आपका पूर्णतया किस स्टेट में आता है? पंजाब में आता है। तो नांगल बांध आपका कहां पे है? पंजाब में। नांगल बांध की भी दोस्तों एक विशेषता है, कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। तो कंक्रीट से बना सबसे बड़ा जो बांध है भारत का, वो कौन सा बांध है दोस्तों? नांगल बांध है, जो पंजाब राज्य में बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज नदी पर बनाया गया है। उसके बाद इस नदी का संगम जो होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दे चुका हूं कि ये नदी वैसे तो चिनाब नदी में मिलती है, लेकिन ये सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की है। तो इस नदी का संगम कहां पे होता है? सिंधु नदी में होता है, पाकिस्तान में जाने के बाद। इसकी सिंधु नदी अपवाह तंत्र की दोस्तों अगली जो नदी है वो कौन सी आती है आपकी? रावी नदी। व्यास नदी देख लेते हैं सबसे पहले। व्यास नदी ये दोस्तों 5वीं नदी है सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की। 5वीं नदी का नाम क्या है? व्यास नदी। तो इस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया? तो इस नदी का जो वैदिक नाम था वो देखिए दोस्तों, वैदिक नाम, और वैदिक नाम क्या था इसका? विपाशा नदी। तो वैदिक काल में इस नदी को किस नाम से जाना गया था? विपाशा नदी के नाम से जाना गया था। ये ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, भारत से निकलेगी और भारत में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आइए दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि कितनी क्या बड़ी नदी है। देखिए दोस्तों ये तो थी हमारी कौन सी नदी? सतलज नदी। और ये दोस्तों देखिए हमारी ये वाली है व्यास नदी।
व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। ये वाला स्टेट है यहां पर हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये वाला स्टेट है यहां पर हमारा पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी का जो उद्गम होता है वो कुल्लू की पहाड़ियों, कुल्लू की पहाड़ियों। कहां से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो कुल्लू की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में, और वहां से कौन से कुंड से होता है? व्यास कुंड से होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इस नदी का प्रवाह क्षेत्र भी दो स्टेटों में, ये हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब। पंजाब में इस नदी पर थीन बांध बनाया गया। पंजाब में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? थीन बांध बनाया गया है दोस्तों, सॉरी पोंग बांध। पंजाब में इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? पोंग बांध बना हुआ है। उसके बाद ये वाली जो जगह है जहां पर इस नदी का संगम होता है, इस जगह का नाम है हैरी के बैराज। तो हैरी के बैराज नामक स्थान पर इस नदी का क्या हो जाता है दोस्तों? संगम हो जाता है। और हैरी के बैराज जो जगह है वो पंजाब के कौन से जिले में आती है? फिरोजपुर जिले में आती है। तो पंजाब के फिरोजपुर जिले में हैरी के बैराज नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिंधु नदी के प्रवाह की लास्ट जो नदी है वो अपनी कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी कितने नंबर पे आती है? 6 नंबर पे आती है। और रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया? तो वैदिक नाम क्या है दोस्तों इसका? रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया था? पुरुषनी नदी के नाम से जाना गया था। वैदिक काल की एक घटना और जुड़ी हुई है दोस्तों इस नदी के साथ, और वैदिक काल की कौन सी घटना इस नदी के साथ जुड़ी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस नदी के किनारे वैदिक काल में एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध। तो दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख मिलेगा आपको, इस दशराग्य युद्ध का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलेगा? 7वें मंडल के अंदर इस युद्ध का उल्लेख किया गया है। दशराग्य युद्ध की अगर बात करें तो वर्तमान कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और वैदिक काल की कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध का होने का कारण क्या था कि राजा सुदास के दरबार में एक गुरु वशिष्ठ मुनि था और एक विश्वामित्र था। विश्वामित्र थोड़ा घमंडी टाइप का इंसान था, तो विश्वामित्र को एक घमंड था कि उसे राजगुरु का पद दिया जाएगा, और ऐसा हुआ नहीं था, जिस कारण विश्वामित्र नाराज होके आर्य व अनार्यों के पास गया। 10 राजाओं का संघ था जिसने राजा सुदास के साथ युद्ध लड़ा था, और राजा सुदास की इसके अंदर जीत हुई थी। इसलिए 10 राजाओं के संघ के साथ किए गए युद्ध को क्या कहलाया गया? दशराग्य युद्ध कहा गया। आइए दोस्तों चलते हैं आगे रावी नदी को लेकर कि रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार से। तो रावी नदी की अगर बात की जाए तो दोस्तों रावी नदी का जो उद्गम होता है वो भी अपने भारत से होता है। यहां पर अपना स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और ये है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी में यहां पर एक दर्रा बना हुआ जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा दोस्तों आपका किस स्टेट में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। यही रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद यह नदी हिमाचल प्रदेश व पंजाब, पंजाब से बाहर होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद इस नदी का संगम कहां पे हो जाता है? सिंधु नदी में इसका संगम मान्य होता है। देखिए दोस्तों, भारत के कितने स्टेटों में प्रवाहित होती है? भारत के 2 स्टेटों में प्रवाहित होती है। एक तो यहां पर अपना कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, और दूसरा ये वाला जो अपना स्टेट है कौन सा है? पंजाब है।
तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी रावी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है चमेरा बांध। तो चमेरा बांध का जो निर्माण किया गया वो रावी नदी पर किया गया। किस स्टेट में किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों पंजाब में भी इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और पंजाब में इस नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है उसका नाम क्या है? थीन बांध। तो थीन बांध तो इस नदी पर कहां पर बना हुआ है? पंजाब में। और चमेरा बांध जो है वो कहां पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए दोस्तों इस नदी के किनारे पाकिस्तान का एक शहर स्थित है जिस शहर का नाम है लाहौर। और लाहौर में इस नदी के किनारे बहुत पुरानी बात है थोड़ी सी, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को भारतीयों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो स्वाधीनता दिवस पहली बार लाहौर में रावी नदी के तट पर कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। इस स्वाधीनता दिवस का जो अध्यक्ष था वो था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसकी घोषणा की गई थी दिसंबर 1929 में कि स्वाधीनता दिवस फलानी तारीख को कौन सी नदी के तट पर कहां पर मनाया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे देखिए ये वाली तारीख कितनी है? 26 तारीख। इसी 26 तारीख के कारण हमारा संविधान जो लागू किया गया था वो कितनी तारीख को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर बात की जाए सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की, तो सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की हम 6 नदियां पढ़ चुके हैं। आप कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा दोस्तों जय हिंद जय भारत साथियों।